यूज करते हैं सहायक सामग्री का, तो एक समय एक का प्रयोग करना चाहिए। जब आपके हाथ में चाक हो तो आपको व्याख्यान देते समय चाक रख देना चाहिए, और जब आप डस्टर का प्रयोग करें तो समय आपके हाथ में चाक नहीं होनी चाहिए, और व्याख्यान देते समय आपके हाथ में चाक और पॉइंटर होता है, या रखा का शब्द है, ठीक है। तो पॉइंटर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग कैसे करते हैं, माइक्रो टीचिंग इससे कहते हैं सूक्ष्म, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षा। और सूक्ष्म शिक्षा का मतलब ये होता है कि इसका जो मूल थीम होती है वो होती है छोटी कक्षा, छोटा प्लान और कम समय में अधिक। क्या होता है, छोटी कक्षा, छोटा प्लान, कम समय में अधिक। छोटी कक्षा यानी तो कक्षा कैसी होगी, छोटी कक्षा, ठीक है, और छोटा प्लान, प्लान माने योजना, ठीक है। छोटी कक्षा, छोटा प्लान और कम समय में अधिक ज्ञान, ठीक है, कम समय में अधिक ज्ञान, ठीक है। छोटी कक्षा, छोटी कक्षा का मतलब 5 से 10 बच्चे, छोटी कक्षा क्या कहलाएगी, 5 से 10। छोटा प्लान ये 5 से 10 मिनट की अवधि का प्लान होना चाहिए। कितनी अवधि का, 5 से 10 मिनट, ठीक है। और कम समय में, ठीक है, और कम समय का मतलब क्या होगा, 5 से 10 मिनट, ठीक है। पाठ योजना आपकी होनी चाहिए, जो पाठ योजना है, छोटा प्लान यानी पाठ योजना, इसे क्या कहते हैं, पाठ योजना, लेसन प्लान, ठीक है, छोटा प्लान, ठीक। और कम समय मतलब 5 से 10 मिनट में, ठीक है। और तीसरा जो अधिक ज्ञान, यानी अधिक ज्ञान का मतलब क्या होगा कि जो भी स्किल, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम उद्देश्य, जो आपका जो उद्देश्य है उसको आप अधिकतम प्राप्त करें, जो उद्देश्य आपका उसको आप कैसा प्राप्त करें, मैक्सिमम प्राप्त अधिकतम, ठीक है। तो छोटी कक्षा, छोटा प्लान और कम समय में अधिक ज्ञान, ठीक है। तो ये बात नहीं क्लियर होगी नहीं, ठीक। यानी इसमें होता क्या है कि जो बच्चे, जैसे मान लो कोई ये क्या है, पहली बात अब इसको आप जानेंगे कि ये है क्या वास्तव में, ठीक है। तो ये प्रशिक्षण विधि है, ये क्या है, ये प्रशिक्षण विधि है, क्या है, माइक्रो टीचिंग एक प्रशिक्षण। ये शिक्षकों के लिए होती है, किसके लिए होती है, ये आप लोग फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो ये आप लोगों के लिए है। माइक्रो टीचिंग के बिना आप अच्छे से वर्क कर ही नहीं सकते। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो ऑपरेशन करता है मरीज का, चिड़फाड़ करके सब अंगों को अलग कर देता है, फिर जोड़ देता है, देखा आपने ऑपरेशन। इसी तरह माइक्रो टीचिंग भी एक प्रकार का ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें एक समय केवल एक स्किल का प्रयोग किया जाता है। स्किल क्या होते हैं, आपके मन में पूछ रहे हो, स्किल क्या है, कौशल क्या है। शिक्षक का कक्षागत व्यवहार, शिक्षक क्या करता है कक्षा में, प्रश्न पूछता है, इंट्रोडक्शन स्किल, सबसे पहले असेसमेंट करता है, पढ़ाने के लिए असेसमेंट करेगा कि नहीं करेगा, आप कहाँ तक जानते हैं, आप जहाँ तक जानते हैं उसके आगे बताएगा, करेगा नहीं करेगा, पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें हैं, इंट्रोडक्शन स्किल। फिर वो यानी आप लोगों को उस लेवल को जान जाएगा, आपके मानसिक बौद्धिक लेवल को जानने के पश्चात आपके पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को ऐड करेगा, यानी प्री नॉलेज और जो नवीन नॉलेज है, ठीक है, जो आपका न्यू नॉलेज है, इसको जोड़ने के लिए आप कैसे जोड़ेंगे बताइए। जोड़ने के लिए जो काम किया जाएगा, जो फेविकोल होगा एक प्रकार का, वही प्रस्तावना प्रश्न का, तो उनको जोड़ेगा फेविकोल, ठीक है, ये बात समझ में आई। फिर क्या करता है शिक्षक, फिर शिक्षक जब टॉपिक निकल आता है तो बोलता है अध्यापक उपदेश करें, ये छात्रों आज हम सब लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो टॉपिक होता है, ठीक। अब टॉपिक निकल आता है, फिर कौन सा स्किल आता है, जो जब टॉपिक निकल आता है तो उसके पश्चात वो उस पर व्याख्यान देता है शिक्षक, उसके विषय में बताता है, उसे क्या कहते हैं, लेक्चर स्किल, व्याख्यान स्किल, ठीक है। फिर उसी स्किल के दौरान छोटे छोटे बोध प्रश्न पूछता है,
सुन रहे, समझ रहे या नहीं समझ रहे, ठीक है ना। आप सुन रहे या नहीं सुन रहे, समझ रहे या नहीं समझ रहे, इसके लिए शिक्षक क्या करता है, छोटे छोटे बोल ताकि वो असेसमेंट करता है। क्या करता है, आकलन लगाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सुन रहे, समझ रहे या समझ नहीं रहे, या क्या करता है, ठीक है, अंदाजा लगाता है। फिर अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पूछने का भी तरीका होता है। पहले भी आपने इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन पूछे और आपने व्याख्यान के दौरान भी क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे, बताइए। जो प्रश्न पूछे वो क्यों पूछे भाई, उनमें अंतर क्या होता है उन दोनों प्रश्नों में? एक आपके पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ता है, और दूसरा आपके जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके विषय में आपको असेसमेंट होता है। पढ़ाने से पहले असेसमेंट यानी सीखने के लिए आकलन, एक आप लोगों का टॉपिक भी है सीखने के लिए आकलन। और फिर जब आपने सीख लिया, बड़ा बता दिया, उसके बाद पूछा जाता है आपसे सीखने का आकलन। फिर आप स्वयं पढ़ते हैं तो वो भी एक असेसमेंट हो जाता है, अपना सब स्वयं का मूल्यांकन करते हैं सीखने के रूप में आकलन, यही ना करते हैं। असेसमेंट क्या है, वही चीज़ में चर्चा है। तो इसे देखिए, शब्द वही हैं, बस माइक्रो टीचिंग की शुरुआत में कुछ पूछ जाते हैं और कुछ बाद में वही टर्मिनोलॉजी का पूरा खेल है, और टर्मिनोलॉजी की वजह से आप लोगों को बताया जाता है। मेरी बात समझ में आई, ठीक। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो अब देखिए प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होना चाहिए, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछें व्याख्यान के पश्चात। तो प्रश्न पूछने का तरीका ये होता है कि प्रश्नों का समान वितरण होना चाहिए। समान वितरण समझ गए, कभी आपको दाएं से पूछना है, कभी बाएं से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, ऐसा ना हो कि एक ही बच्चे से सारे क्वेश्चन। प्रश्न हमेशा कैसा होगा, पहले आप प्रश्न पूछोगे और फिर आप बोलोगे भाई किस बच्चे को आता है। जिस बच्चे को आता हो वो अपना हाथ खड़ा करे, ठीक। किसी बच्चे ने कहा कि भाई मैं सर बता नहीं पा रहा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, तो क्या करोगे? जब उसने कहा कि नहीं आता है तो बेटा कुछ बताओ, क्या जानते हो, कैसे संबंधित। उसने थोड़ा बताया, क्या जानते हो, क्या नई बात जानते हो, उसने सही उत्तर बता दिया, तो भाई फिर पूछो भाई और इसमें क्या जोड़ सकते हो, क्या नई बात होती है, कहाँ देखा, कहाँ संबंध इसका, ठीक। फिर भी पता चल गया तो फिर सब और बच्चों से भी पूछोगे, ठीक है। इस प्रकार कंटिन्यू आपको बच्चों को प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है उत्तर बताने के लिए। अब जब आप बोध प्रश्न पूछते हैं, सवाल वितरण कर रहे हैं, तो कुछ बता रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, शाबाश बहुत अच्छे, उस पर गुस्सा जाते हैं, गधे कहीं के पढ़ते नहीं हो, ये है वो है, नाराज हो जाते कि नहीं हो जाते, बताइए। आते नहीं हो, ये है वो है, क्या है, नेगेटिव पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है पुनर्बलन कौशल, स्किल। पुनर्बलन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, पुनर्बलन जो शब्द है जिसे अंग्रेजी में रेनफोर्समेंट कहते हैं। रेनफोर्समेंट होता क्या है, रेनफोर्समेंट एक मनोविज्ञान का शब्द है जो स्कीनर महोदय के द्वारा प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। और रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी अच्छी क्रियाएं कंटिन्यू जारी रखें और जो बुरी क्रियाएं हैं उनको समाप्त। मेरी बात समझ में आई, अच्छी क्रियाएं आपकी कंटिन्यू जारी रखें और बुरी क्रियाएं आपको समाप्त। मेरी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब तो यानी आपको पुनर्बलन का उद्देश्य यही होता है कि पुनर्बलन बीच बीच में करना है, हाँ हाँ भाई हाँ, है ना, गर्दन। अब ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो आप जानेंगे। फिर ये होता है दो भाग में, वर्बल नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक पुनर्बलन और शाब्दिक पॉजिटिव पुनर्बलन। शाब्दिक बहुत अच्छे, शाबाश, ये क्या है, शाब्दिक। अब हम कहें गर्दन झुला के ये क्या है, ये अशाब्दिक सकारात्मक, ठीक है। हम आंख दिखाएं, ये क्या है, गधे कहीं के पढ़ते नहीं हो, ये शाब्दिक नकारात्मक। और शोधों ने कहा है, रिसर्च ने कहा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव ज़्यादा बलशाली होता है, हमको नकारात्मक पुनर्बलन से बचना चाहिए।
लेकिन जब बच्चे बदतमीजी भी करते हैं तो उनको आपको भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर ना ज़रूरत होती भाई, ऐसे लोग भी ना होते तो क्या ज़रूरत थी नकारात्मक। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से आप रेनफोर्समेंट जानते हैं, ठीक है। व्याख्यान स्किल भी मैंने बताया आपको, कंटिन्यू लगातार बोलना है, कंटिन्यू लगातार आपको बोलना। व्याख्यान में क्या होता है, टीचर लगातार बोलते रहते हैं, बच्चे सुनते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बीच बीच में बोध प्रश्न भी पूछते रहो, ताकि सुन रहे कि नहीं समझ रहे, समझ रहे कि नहीं, ठीक। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो आपके व्याख्यान से स्पष्ट नहीं होते हैं, व्याख्यान से स्पष्ट नहीं होते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है। कल हम पढ़ा रहे थे कोरिलेशन, आपने कहा सर एग्जाम्पल दीजिए, इसे कहते हैं दृष्टांत कौशल। क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल। आगमन नगमन जो पद्धति पर आधारित होते हैं, उसमें उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, उदाहरण। जो दृष्टांत कौशल होता है उसको समझाने का उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं, उदाहरण देते हैं। बिना एग्जाम्पल, भाई कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे। इसी को क्या कहते हैं, दृष्टांत कौशल। मेरी बात समझ में आई? क्यों भाई, दृष्टांत कौशल हम लोग जान गए। अब दृष्टांत का मतलब होता है आगमन और निगमन पद्धति। आगमन क्या हो, निगमन क्या, कोई बता सकता है? हाँ, आगमन जो पद्धति होती है उदाहरण से स्टार्ट होती है। आगमन पद्धति कहाँ से स्टार्ट होती है, उदाहरण से। उदाहरण का मतलब ये देखिए, जब उदाहरण से स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं, उदाहरण से आप चलते हैं और नियम की ओर चलते हैं, ठीक है। ये कहलाती है आपकी आगमन। कौन सी पद्धति, आगमन पद्धति, उदाहरण से स्टार्ट होने का, ठीक है। और निगमन होती है वो कैसी होती है, निगमन जो होती है वो ठीक उल्टी होती है, ठीक है। कैसी होती है, नियम से स्टार्ट होती है और उदाहरण के तौर पर आगमन पद्धति में राम मर गया, श्याम मर गया, मोहन मर गया, ये उदाहरण पे। इसका मतलब सभी मनुष्य मरणशील, ठीक। ये उदाहरण किसका है, दूसरा है निगमन, सभी मनुष्य मरणशील है। इसका मतलब श्याम मरेगा, राम मरेगा और मोहन। मेरी बात समझ में आई? दृष्टांत कौशल आप लोग जान गए। जब कोई चीज़ व्याख्यान से या तरीकों से स्पष्ट नहीं होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। नियम से उदाहरण बता देंगे, आगमन और निगमन दोनों समझ गए आप लोग। कभी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कभी कभी कोई ऐसा टॉपिक दिया जाता है जो आपको समझ में, मेरी बात समझ में आई? क्लियर सभी को? अब आपने देखा होगा कि जो शिक्षक था वो श्याम पट के दाई को, फिर श्याम पट के बाई हो जाता है, फिर कभी बच्चों के पास जाता है, कभी बच्चों के क्यों आता है भाई, क्या जरूरत है उसको, क्या जरूरत है? कभी वाणी में उतार चढ़ाव करता है, कभी बोलता है। आपने दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे डायलॉग है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें, आपके कैसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती। ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलोगे क्या कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती है, ऐसा तो नहीं बोलता। मेरी बात समझ में आई? तो जिस तरह से आपकी भावनाएं हैं उसी तरह एक्सप्रेशन होना चाहिए। जहाँ दुख के भाव है वहाँ पर दुख की बात हो, जहाँ पर खुशी की बात हो वहाँ पर। क्लियर बात? तो ये क्यों होता है, शिक्षक ऐसा क्यों करता है, कभी श्याम पट के दाई और कभी बच्चों के पास दूर क्यों आता है? इसे कौन सा स्किल कहते हैं? इसे कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या कहते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। मैं आप लोगों को देखिए पूरा आगमन पद्धति से पढ़ा रहा हूँ, इस समय उदाहरण से पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ को स्पष्ट कर रहा हूँ। ये आगमन निगमन का मैं फुली प्रयोग कर रहा हूँ, दृष्टांत कौशल का कर रहा कि नहीं कर रहा बताओ। एक लड़की का भी उदाहरण दिया, सर आप वही बता रहे हैं, ये सब क्या है, उदाहरण देना। ये कौन सी पद्धति है? आगमन पद्धति। अब आपको समझ में आने लगे कि माइक्रो टीचिंग क्या है, बात समझ ठीक। तो अब आपने देखा, अब जैसे श्याम पट मैंने लिखा, ये मैंने जो लिखा है ये श्याम पट कौशल के अंतर्गत। टीचर जब श्याम पट पे लिखता है तो इसे कहते हैं श्याम पट, ठीक है। मेरी श्याम पट कौशल बहुत खराब है, अब बहुत गंदा है, तो आप लोग जानते हैं।
ठीक है ना। लेकिन चूंकि अब आपको सीखना है, ये मेरा कमजोर पॉइंट है, इसे मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। जब भी आपको शॉर्टकट पे लिखना होता है, आपको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा? लाइन टू लाइन की दूरी, शब्द से शब्द की दूरी, है ना, और एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है ताकि चीजें स्पष्ट हो। और श्यामपट्ट को कई भागों में बांट दिया जाता है। जब श्यामपट्ट बड़ा होता है या चीजें बता आपको कोई सॉल्व करना तो यहाँ स्टार्ट करिए, फिर इसमें आइए, इसमें जाइए, और फिर यहाँ खत्म करना तो आप मिटाते जाइए, ठीक है, ताकि पीछे कोई लेट बच्चा आता है, कोई लेट स्टूडेंट आता है तो उसको भी चीज देखना है। मेरी बात समझ में आई? इस श्यामपट्ट करके आता है। टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि श्यामपट्ट कौशल का संबंध है अच्छी लिखावट से। किससे है? अच्छी लिखावट। लाइन टू लाइन की शब्द से शब्द की दूरी बढ़िया एकदम सुंदर लेख लिखा हो, उसे कहते हैं श्यामपट्ट कौशल। कोई दिक्कत बताइए? श्यामपट्ट कौशल भी आपको समझ गए, ये भी एक प्रकार का स्किल होता है। अब अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित भी कौशल होते हैं। जैसे उद्देश्य आपके कितने होते हैं? 2 उद्देश्य होते हैं। कितने उद्देश्य होते हैं? प्रस्तावनात्मक प्रश्न जान गए, प्रश्न पेषण भी जान गए, प्रश्न पूछना वो भी स्किल आप जान गए। अब गृह कार्य, स्किल गृह कार्य भी होता है। कौन सा स्किल? गृह कार्य, ठीक है। गृह कार्य में बच्चों को जो गृह कार्य देता है वो घर से भी कुछ वर्क करके आए, कुछ घर पे भी सीखें। सीखने का स्वयं का भी आकलन करें वो, क्यों भाई? भाई टीचर ने यहाँ कर लिया पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के बाद भी आकलन कर लिया, अब बच्चा स्वयं का भी आकलन करे, कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसका भी आकलन करे, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? कक्षा मैनेजमेंट के अंतर्गत चार्ट डस्टर की व्यवस्था करना, सहायक सामग्री की व्यवस्था करना, टीएलएम की व्यवस्था करना, शैक्षिक ये भी क्लास मैनेजमेंट का अच्छा प्रबंधन कहलाता है। स्किल का मतलब होता है कि बहुत सारे स्किल हैं, स्किल बहुत सारे हैं, लेकिन एलन रॉय ने 14 स्किल बताए, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने 14 में 5 बताए। अब कोई भी 5 स्किल की कोई सीमा नहीं है। शिक्षक का बिहेवियर है, कक्षागत बिहेवियर है शिक्षक का, स्किल कुछ भी स्किल बना दो। मेरी बात समझ में आई? यही स्किल कहलाता है। और इसी के आपको प्लान बनाने हैं, उसका अभ्यास करना है एक एक करके। क्यों भाई? मंच पे हजारों लोग बैठे, आपको बोलना है, इसलिए आपसे पहले कहते हैं 5 से 10 बच्चों के बीच में बोलो, आपस में मैं चला जाऊँगा, देखो उछल कूद मचाना स्टार्ट कर दोगे आप, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो मेरी बात समझ में आई? तो पढ़ाऊँगा उसी पर केंद्रित हो जाएगा। यानी मानसिक पटल मैंने श्यामपट्ट पे लिखा है, श्यामपट्ट पे लिखा है, इसको मैं ऐसे करके बता दिया। लेकिन आपके मानसिक पटल पे जो लिखा हुआ है इसको कैसे हटाऊंगा? इसको हटाने के लिए मैं इसका प्रयोग तो मैंने श्यामपट्ट में कर दिया, इसी तरह आपके मानसिक पटल पे भी लिखा है। जब आपके मानसिक पटल पे लिखा है तो मैं क्या करूँगा? प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करूँगा, तो मानसिक पटल से वो चीजें हट जाएंगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं बोलूँगा अध्यापक उद्देश्य। क्या बोलूँगा? मैं प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करके आपको बता रहा हूँ, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं वही बताएगा। हाथ खड़ा करेंगे आप लोग। हम किस देश में रहते हैं? बताओ। हम भारत में रहते हैं। बैठ जाए, बहुत अच्छी बात। भारत की प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी हैं? तुम बताओ उसमें। अब ये बताइए कि जो भारत के जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था? करण आप बताइए। शाहजहां। बैठ जाइए। शाहजहां किस धर्म का अनुयायी था? किसको आता बताइए? इस्लाम। बैठ जाइए। तो बच्चों आज हम सब लोग मिलकर इस्लाम धर्म का अध्ययन करेंगे। देखो इंट्रोडक्शन स्किल के बाद मैंने क्या बोला? इसे क्या कहते हैं? अध्यापक उद्देश्य कथन। क्या कहते हैं इसे? क्लियर हो गया? ठीक। अब
इस्लाम धर्म के विषय में अपने 2-4 छोटे-छोटे भाषण मांगे। इस्लाम धर्म का जब के प्रवर्तक थे कौन थे? मोहम्मद साहब। कहाँ उन्होंने इसको जन्म को धर्म का जन्म कब हुआ था? अरब में हुआ था, ठीक है ना, अरब में हुआ था। मक्का से मदीना उन्होंने एक यात्रा की थी, ठीक है। और इसके अलावा वो कौन कौन से भाई व्रत रखते हैं? रोजा रखते हैं और नमाज करते हैं, ज़कात है ना, जजिया, सब तमाम बिंदु हैं जो इस्लाम से संबंधित है। इस तरह मैं एक लंबा भाषण दूंगा, भाषण के बाद मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तुम बताओ। मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब। बैठ जाओ, बहुत अच्छी शाबाश। ये मैंने क्या कौन सा स्किल प्रयोग किया? पुनर्विलोम। बहुत स्किल साथ किया, ठीक। अब बताइए मोहम्मद साहब ने कहां से कहां तक की यात्रा की थी? अंजलि बताइए। मक्का से मदीना। बहुत अच्छी शाबाश। ये भी मैंने पुनर्विलोम का प्रयोग किया, प्रश्नीकरण मैंने चेंज किया, समान वितरण किया, चेंज किया। अब मोहम्मद साहब की पत्नी का क्या नाम था? खादिजा, ठीक है। और तुमने बताया, ठीक है, बहुत अच्छी शाबाश। मैंने फिर पुनर्विलोम का प्रयोग किया, अपने प्रश्नों का वितरण, ठीक है। ये भी देखिए, देख रहे हैं आप लोग। अब आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण उत्तर है, उनको मैं सैंपल पे लिखता जाऊंगा। मक्का से मदीना, ये कौन सा स्किल है आपका? मोहम्मद साहब, ठीक है। इस तरीके से इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन थी? तुम बताओ, क्या है? कुरान, ठीक है। अब मैंने देखिए शाम पर्सनल भी कर दिया, पुनर्विलोम भी कर दिया, फिर मैं व्याख्यान दूंगा। भारत लंबे समय तक किनका गुलाम रहा? मुस्लिम शासकों का। दिल्ली सल्तनत रहा कि नहीं रहा? ठीक है। तो फिर मैं व्याख्यान दूंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा, इसी तरह चलता रहेगा। फिर लास्ट में मैं आप लोगों से मूल्यांकन प्रश्न पूछूंगा, पूरे पार्ट से, टोटल पार्ट से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक। आपको मैं यहाँ पर गृहकाल भी दूंगा, ठीक है। आप आपने देखा होगा, अब बीच में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा? दृष्टांत कौशल का प्रयोग करूंगा। कौन से कौशलों का प्रयोग करूंगा? मुस्लिम शासकों ने जो सत्ता रखकर पाई है, वो अपने परिवार का मारकर पाई कि नहीं पाई? झगड़ा करके पाई। उनका इतिहास यही है, ठीक है। तो ऐसे उदाहरण कई हैं, आपने देखा होगा। लगभग सब एक दूसरे को नीचे दिखाते ही सत्ता पाते रहे, ठीक है। तो ये उदाहरण क्या है कि जो संस्कार है, ठीक है ना, अपने पिता के अगेंस्ट भी विद्रोह करते हैं, ठीक है ना। तो ये उदाहरण है। ये किसका उदाहरण देना मतलब कौन सा कौशल है? शाम पर के दाएं को दाएं हो जाना, बाएं हो जाना, ये कौन सा स्किल है? बच्चों के नजदीक जाना, ये क्या है? उचित भाव भंगमाय बनाना। इस तरीके से आपने देखा होगा कि मैंने आपको अब देखिए सारे स्किल बता दिए। अब आप लोग समझ गए, दृष्टांत से लेके टीचर जो उद्देश्य तय करता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, वो क्या अचीवमेंट के लिए ना पढ़ाते हैं। इसी अनुदेशात्मक उद्देश्य और अब जब एक चीज और, जब आप यूज करते हैं सहायक सामग्री का, तो एक समय एक का प्रयोग करना चाहिए। जब आपके हाथ में चाक हो तो आपको व्याख्यान देते समय चाक रख देना चाहिए, और जब आप डस्टर का प्रयोग करें तो समय आपके हाथ में चाक नहीं होनी चाहिए, और व्याख्यान देते समय आपके हाथ में चाक और पॉइंटर होता है, या रखा का शब्द आया, ठीक है। तो पॉइंटर का जो प्रयोग करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं? बाएं हाथ से। इसी चीज को समझाने के लिए पॉइंटर का प्रयोग करना है। ये मेरा बाएं हाथ है, कौन सा? कौन सा? आप अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। देखिए अगर हम कैसे करेंगे,
जरूरत जब हो आपको तभी उसका प्रयोग आपको करना है, तभी आपको यहाँ पर टालना है, तुरंत नहीं टाल देना है कि प्रस्तावना के पहले या वीडियो में टाल दिया, ये नहीं करना है। क्यों भाई? आपको कब टालना है? जब उसकी अध्यापक के समझ आ जाए, उसकी वजह समझाने के लिए, व्याख्या में स्पष्ट करने के लिए, और जो सहायक सामग्री हो ना वो बड़ी हो, ऐसे नाम लिखने की चीज ले आओ, छोटी लास्ट ईयर से बच्चे छोटे बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बताइए, पूरी तरह से समझ में आ गया आप लोगों को माइक्रो टीचिंग के? बताइए क्या करना क्या नहीं करना है, ठीक है? मैं तो ये स्किल में लगभग आपको बता दिया, ठीक है? अब मैं थोड़ी देर का आप लोगों को रेस्ट दूंगा 10 मिनट का, इसके बाद फिर आप क्लास में कंटिन्यू, ठीक है? 10 मिनट का रेस्ट आप भी ले लो और मैं भी ले लूँ।